सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। यानी कि अभी तक हमने देखा जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जब दो कंपाउंड मिल के आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो उनको केमिकल रिएक्शन कहते थे। जब उन्हीं रिएक्शंस को हम किसी सिंबल या फिर इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख देते हैं तो उसको ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब देखो ये केमिकल इक्वेशन जो है इसको लिखने के दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है उसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं और दूसरा होता है सिंबल्स या फिर फार्मूलाई के फॉर्मेट में। यानी कि अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके आ गए हैं। पहला क्या है? पहला है वर्ड इक्वेशन और दूसरा है सिंबल्स या फिर फार्मूला इक्वेशन में। ठीक है, तो बारी बारी से इनको डिस्कस करेंगे। सो सबसे जो पहला हमारा टॉपिक है वो है वर्ड इक्वेशन। यानी कि जो हमने केमिकल इक्वेशन देखा है उसको रिप्रेजेंट करने का जो वर्ड इक्वेशन है, यानी वर्ड इक्वेशन का जो तरीका है वो क्या होता है। तो देखो इसके नाम में ही छुपा है वर्ड, यानी कि ऐसा इक्वेशन जो वर्ड के फॉर्मेट में लिखा है। यानी कि अगर दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कोई एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके इक्वेशन को हम किसी और तरीके से लिखने के बजाय सिंपल वर्ड में अगर लिख देते हैं देन उस इक्वेशन को कहते हैं वर्ड इक्वेशन। यानी कि वो केमिकल इक्वेशन अब जो है वो वर्ड फॉर्मेट में है। ठीक है, जैसे जिंक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमने जिंक को सिंपली जिंक लिख दिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वर्ड फॉर्मेट में ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दिया। अब ये आपको पता है जिंक जो है वो क्लोराइड के साथ मिलके जिंक क्लोराइड बना लेता है और इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, तो उसको हमने सिंपली हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक है, तो इसको वर्ड के फॉर्मेट में लिखा है इसलिए इसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन कैसे लिखोगे? अगर आ गया डेफिनेशन लिखने को तो व्हेन ए केमिकल इक्वेशन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड अ वर्ड इक्वेशन। और उसके साथ एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा वर्ड इक्वेशन। और अब जान लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स या फिर फॉर्मूलाई के फॉर्मेट में कोई भी केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। सो सेकंड टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाई। ठीक है, यानी कि जो हमारा केमिकल इक्वेशन है उसको हम सिंबल्स या फिर फार्मूलाई के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। देखो हमें क्या करना है, जो सिंबल्स या फिर जब हम फार्मूलाई के फॉर्मेट में कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो वो एक शॉर्टेस्ट वे है। यानी कि केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का ये सबसे आसान और शॉर्टेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट सिंबल का यूज़ करते हैं, पूरा वर्ड लिखने के बजाय हम एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा वही क्वेश्चन था कि जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो जिंक को हमने Zn के फॉर्मेट में लिख दिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl के फॉर्मेट में लिख दिया। अब ये जिंक क्लोरीन के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड बना लेता था और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती थी। तो इसी को हमने क्या किया है, सिंबल के फॉर्मेट में लिख दिया है। देन इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स या फिर फॉर्मूलाई। क्लियर है? डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कह रहा है कि द शॉर्टेस्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाई ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उसके सिंबल या फिर फार्मूला के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स या फिर फार्मूला। क्लियर है? तो अगला टॉपिक है हमारा कन्वेंशन यूज़ इन केमिकल इक्वेशन। यानी कि हम जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्लस का इस्तेमाल कर लिया, जी इस्तेमाल कर लिया, एस इस्तेमाल कर लिया। ये एक्चुअल में होता क्या है तो इसको भी पॉइंट वाइज जानेंगे। कह रहा है कि द रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अलॉन्ग विथ प्लस साइन। यानी कि जब हम रिएक्टेंट को लिखना होता है तो कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था Zn और HCl, तो इसके बीच में प्लस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और ये रिएक्टेंट है तो इसको किस साइड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रोडक्ट आर रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड अलॉन्ग विथ प्लस साइन। और जो भी इसका प्रोडक्ट मिलता है उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं विथ प्लस साइन। जैसे हमारा ZnCl2 मिला था और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी तो प्लस सिंबल के साथ दोनों प्रोडक्ट को लिख दिया और वो भी कौन से साइड में, राइट हैंड साइड में। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट पॉइंट है एन एरो सेपरेट्स द रिएक्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। और अब मैंने देखा था ना कि एरो बनाया था तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से सेपरेट करता है ये एरो। अब ये एरो दो तरीके का यूज़ होता है जो आगे हम लोग जानेंगे, अभी यहाँ इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को कौन सेपरेट करता है तो ये एरो सेपरेट करता है और ये एरो ही बताता है कि हमारा रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, देखो आगे लिखा भी है एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। की डायरेक्शन जो है वो रिएक्शन का किस
और हो रहा है। क्लियर है? तो ये था कन्वेंशन जो कि केमिकल इक्वेशन में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस रिएक्शन जो है कभी कभी लिखने को आ जाता है, तो इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो पहला टॉपिक है बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है, या फिर बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है। भाई रिएक्शन को ही तो इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो कह रहा है कि बैलेंस इक्वेशन क्या है। तो इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सबसे पहले जान लेते हैं। जो बैलेंस था इसी को केमिकल इक्वेशन के रूप में हमें देखना है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखो इसके नाम में ही छुपा है बैलेंस। कोई भी चीज़ बैलेंस कब होती है, जब लेफ्ट राइट दोनों इक्वल हो जाए। तो यहाँ कहता है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन यूज़ करने में या तो हम कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं या तो एलिमेंट। अब देख लो, अगर जैसे मान लो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन को हमने O2 के फॉर्मेट में लिखा है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को H2 के फॉर्मेट में लिखा है, देन इन दोनों को हम एलिमेंट कहेंगे। लेकिन अगर भाई कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है CO2, यानी ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से मिला है, देन इसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो दोनों नाम में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर बना होता है और एलिमेंट जो है वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। अब ये भी आपको पता चल गया कि कंपाउंड और एलिमेंट सेम एटम से बने होते हैं। तो कहता है कि ऐसा केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें या तो एलिमेंट या तो कंपाउंड किधर का, रिएक्टेंट का, वो सेम होना चाहिए, यानी इक्वल नंबर ऑफ एटम होना चाहिए, ठीक है, बोथ साइड। किधर, पहला आपका रिएक्टेंट के तरफ और दूसरा प्रोडक्ट के तरफ। यानी कि अगर यहाँ Mg यूज़ हुआ है, वो भी दो यूज़ हुआ है, तो इसके प्रोडक्ट में भी 2 Mg यूज़ होना चाहिए। देन उसी को कहेंगे हम बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, या फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और ऑक्सीजन जैसे यहाँ 2 यूज़ हुआ है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 ही यूज़ होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में मैंने गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे होगा 2 MgO। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो Mg 2 है और यहाँ भी 2 Mg हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन के पहले 2 लगा हुआ है, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। क्लियर है? तो यहाँ कह रहा है कि ईच एलिमेंट के पास जितने भी एटम्स हैं वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट यानी बोथ साइड जो हैं वो सेम होने चाहिए। देन उस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कहता है कि द इक्वेशन विच कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ एरो इज कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और इक्वेशन में आप यहाँ 2 लगा लीजिएगा, ये हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मैं इसको यहीं सही कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं PDF प्रोवाइड करूँगा तो हो सकता है वहाँ पे ये 2 लिखा हुआ आपको ना मिले। क्लियर है? चलो देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है, नोट करके ध्यान दीजिएगा, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये उसी में यूज़ होगा। ये नोट कह रहा है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है ये ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम क्या है? जैसे मैंने बताया ना कि रिएक्टेंट के साइड में जितने एटम होंगे किसी भी एलिमेंट का और प्रोडक्ट साइड में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सेम नंबर के होने चाहिए। यानी कि यहाँ नंबर जो है वो चेंज नहीं हुआ है, यानी ये कंजर्व करता है किसको? एटम को। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। तो जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा। बेसिकली अगर एनर्जी के बारे में कहते हैं तो एनर्जी को कहा जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ये कन्वर्ट होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को हमने लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर एयर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। सनलाइट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर दिया या फिर हीट एनर्जी में प्रोड्यूस कर दिया। तो वो एनर्जी का फॉर्मेट चेंज होता है, वो कम या ज़्यादा नहीं होता, यानी कि ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें भी नाम में ही छुपा है कि ये अनबैलेंस होना चाहिए, यानी कि अगर हम रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, अगर हम एटम की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर डिफरेंट हुआ देन उसी को क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ देखो H2 है, O2 है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं H2O। लेकिन अगर इसके हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन अकेला है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो अनबैलेंस है। देन एक एटम के अनबैलेंस होने के कारण इस पूरे केमिकल इक्वेशन को क्या कहेंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। क्लियर है? चलो तो इसको भी देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो आर नॉट इक्वल, ध्यान देना है, आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल दोगे H2O2 एरो देके
H2O, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ 2H2O होता तब ये बैलेंस हो जाता, यहाँ भी हमको हाइड्रोजन को 2 करना पड़ता। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, वो आगे टॉपिक आएगा तो उसको हम लोग आगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। देन आ गया अब बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, यानी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन है, जैसे अपने अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन देखा, एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि कोई भी इक्वेशन है इसको बैलेंस करके दिखाओ, तो हमको पता होना चाहिए क्या प्रोसेस है। देखो इसके स्टेप बहुत सारे हैं, ठीक है, स्टेप आप पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्ट बैलेंसिंग सिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कह रहा है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो तो उसके लिए हमको चाहिए कोई भी केमिकल इक्वेशन। तो स्टेप फर्स्ट में आता है, आप क्या करो, उस केमिकल इक्वेशन को पहले वर्ड फॉर्मेट में लिखो, यानी वर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख दो। जैसे हमने आयरन को ले लिया, स्टीम को ले लिया, यानी आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट कराया, तो आयरन का ध्यान दीजिएगा ये 2 बैलेंसी वाला कंपाउंड बनाया या 3 बैलेंसी वाला, इसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस बना, इसको हमने वर्ड फॉर्मेट में लिख दिया। अब दूसरा स्टेप होता है हमारा कि जो हमने वर्ड फॉर्मेट को लिखा है इसी को सिंबल फॉर्मेट में लिख दो। तो हमने लिख लिया आयरन को Fe कहते हैं और वाटर को हमने H2O के फॉर्मेट में लिख दिया। अब ये दोनों मिलके क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये हमने लिख लिया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी ये बैलेंस नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ Fe 1 है और यहाँ 3 है, तो ये अनबैलेंस है। अब अगला स्टेप आता है तीसरा, कि जो भी हमने एलिमेंट लिया है उस एलिमेंट को एक साइड लिख दीजिए और रिएक्टेंट में उस एलिमेंट का अमाउंट कितना है। तो हमने लिया था Fe और H2O, ठीक है। तो Fe का 1 अमाउंट है रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन के कितने अमाउंट हैं 2 और ऑक्सीजन के कितने अमाउंट हैं 1, ठीक है। ये बना था Fe3O4, तो Fe3 के प्रोडक्ट में 3 अमाउंट हो गए और ऑक्सीजन के 4 अमाउंट हो गए, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी तो हाइड्रोजन था 2, ठीक है। ये हमने यहाँ लिख दिया। अब बैलेंसिंग मैं नीचे नहीं सिखाऊंगा, ऊपर वाले इक्वेशन में ही इसको समझाता हूँ कि कैसे हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो वापस से चले आते हैं हम अपने इस जो सिंबल के फॉर्मेट में हमने इक्वेशन लिखा था उस पर। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई एक आइटम लेना है, उसके मैक्सिमम नंबर को देखना है। तो यहाँ देखो, यहाँ आपको 4 ऑक्सीजन दिख रहा है और यहाँ 1 ऑक्सीजन दिख रहा है, यानी ये तो श्योर हो गया कि आपको बैलेंस करने के लिए इधर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 4 से हमने मल्टीप्लाई किया और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन अब देखो हाइड्रोजन जो है वो 8 हो गया है और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा 4H2 होगा। अब ध्यान दो, यहाँ Fe जो है 3 अमाउंट में है, यहाँ Fe 1 अमाउंट में है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 3Fe। अब ये जो हमने प्रोसेस किया है ना, इसको अलग अलग प्रोसेस में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, लिखोगे ऑन मल्टीप्लाइंग 4 टू बैलेंस ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड, 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। फिर अगले स्टेप में लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 4 एंड राइट हैंड साइड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 2, देयरफॉर ऑन मल्टीप्लाइंग 2 इन H2 गैस, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद से अगले स्टेप में लिखेंगे कि Fe जो है ये हमारे प्रोडक्ट वाले पोर्शन में 3 है और यहाँ Fe जो है वो 1 ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे Fe में, जिससे कि Fe भी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। और लास्ट में लिखेंगे सिंस ऑन बोथ साइड द टोटल नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट इज़ बैलेंस, देयरफॉर दिस इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? तो ऐसे लिख के हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। उसी को मैंने यहाँ स्टेप वाइज लिखाया हुआ है, तो यहाँ देखो उसी इक्वेशन को हमने बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर पहले हमने क्या किया, ये हाइड्रोजन को बैलेंस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर अगले वाले स्टेप में यहाँ अब 8 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ इस वाले हाइड्रोजन में 8 हाइड्रोजन हो गया, इस वाले हाइड्रोजन में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी दोनों जगह बैलेंस हो गया। अब Fe को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 है, इसीलिए इधर 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये तीनों स्टेप्स थे जो हमने ऊपर ही बता रखा है, तो आप भी ऐसे कर लेना, ये चीज़ें आसानी से बैलेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो और इसके एग्जांपल्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करना कि सारे जो भी प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन हैं या फिर प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस हैं आप उसको कर लो, क्योंकि देखो बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें अच्छे से आपको तैयार होंगी, ठीक है। अब चलो अगला टॉपिक है, कह रहा है कि हाउ कैन ए केमिकल इक्वेशन बी मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी अगर हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको क्या मिल सकता है। तो आप ये बताओ कि अगर सभी जो भी एलिमेंट या कंपाउंड हम ले रहे हैं अगर उनके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन लिख दें तभी तो कोई केमिकल इक्वेशन जो है फुल इन्फॉर्मेटिव होगी, यानी मोर इन्फॉर्मेटिव होगी।
तो करना यही है कि जो भी हम सिंबल यूज़ करेंगे किसी भी केमिकल के लिए, आप उसके स्टेट को लिखना शुरू कर दो, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, ठीक है। जैसे हम सिंबल जी का इस्तेमाल करेंगे किसी भी गैसियस एलिमेंट या फिर एटम के लिए या कंपाउंड के लिए, एस यूज़ करेंगे किसी भी सॉलिड के लिए, एल यूज़ करेंगे किसी भी लिक्विड के लिए और AQ यूज़ करेंगे किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। इतना लिखोगे तो कम से कम जो भी रिएक्शन में हमने एलिमेंट या कंपाउंड लिखा है उसके बारे में ये तो पता चलेगा कि हमने सॉलिड फॉर्मेट में लिया है कि लिक्विड फॉर्मेट में लिया है कि गैस फॉर्मेट में लिया है। क्लियर है। अब इसके बाद देखो, अब अगला पॉइंट कह रहा है कि इंडिकेट करो किसी भी गैस को कि वो इवॉल्व हो रहा है। अगर कोई भी गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस निकला था अभी, तो हाइड्रोजन गैस के ऊपर बगल में ऐसे एरो लगा दो, इससे ये पता चलेगा कि इसमें से गैस जो है वो निकल रही है, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस को भी इंडिकेट कर सकते हैं बाई एरो, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी गैस जो है वो उसमें से निकल रही है। फिर अगला कह रहा है कि अगर उसमें कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ तो प्रेसिपिटेट की कंडीशन होती है कि ये इजीली डिसॉल्व नहीं होता, यानी कि सॉलिड फॉर्मेट ये पेंदी पर बैठ जाएगा। तो नीचे बैठता है तो इसको हम नीचे के एरो से इंडिकेट कर सकते हैं, और नीचे का एरो बताएगा कि ये जो हमने सॉल्यूशन या कंपाउंड लिया है या एलिमेंट लिया है ये प्रेसिपिटेट के फॉर्मेट में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि मेंशन द हीट इवॉल्व्ड बाय प्लस साइन एंड हीट एब्जॉर्ब्ड बाय माइनस साइन। देखो, जैसे मान लो कोई इक्वेशन हमने दिया, ठीक है, और इस इक्वेशन में अगर हम राइट साइड में प्रोडक्ट साइड में दिखा रहे हैं, अगर हीट निकलती है, ध्यान देना, अगर हीट निकलती है तो हीट निकलती है तो प्लस साइन में लिख देंगे हीट, यानी हीट निकल रही है। लेकिन अगर उस रिएक्शन में हीट हमको देना पड़ता है ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, यानी वहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में ही माइनस लगा देंगे हीट, ठीक है। अब इसको लिखने का एक और तरीका है, अगर रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हुआ है ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो सके, तो इसी हीट को जब लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो प्लस हीट लिखना पड़ेगा। जैसे आप मैथ में पढ़ते हो ना कि किसी भी एक टर्म को जब दूसरे साइड में ले जाते हैं तो वो प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक यहाँ भी है। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन वो प्रोडक्ट वाले साइड में है तो माइनस हीट लिखेंगे, लेकिन अगर रिएक्टेंट वाले साइड में है तो प्लस हीट लिखेंगे, ठीक है। अगर हीट रिलीज़ हो रही है यानी इक्वेशन से हीट निकल रहा है और प्रोडक्ट वाले साइड में आपने लिखा है तो उसको प्लस हीट लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे इक्वेशन में आएगा जो मैं आपको बताऊंगा। अगला टॉपिक है, कह रहा है कि मेंशन द रिएक्शन कंडीशंस टेम्परेचर एट T डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन, यानी कि अगर उसमें हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो एरो के ऊपर बेसिकली आप टेम्परेचर लिख दो कि हमको 100 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत है, या फिर 200 डिग्री सेल्सियस ज़रूरत है, 300 डिग्री सेल्सियस ज़रूरत है, या फिर रूम टेम्परेचर की ज़रूरत है। इसको आप सेल्सियस में भी दे सकते हो और केल्विन में भी दे सकते हो, ठीक है। प्रेशर भी दिखा सकते हो एटीएम में, या फिर अगर कोई कैटलिस्ट यूज़ करते हो, जैसे रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं होता है तो कभी कभी उसमें कैटलिस्ट को ऐड करना पड़ता है, तो आप कैटलिस्ट को भी दिखा सकते हो। कहाँ, बिलो या फिर एबव एरो, कोई भी रिएक्शन हम लिखते हैं तो एरो देते हैं ना, इसके ऊपर टेम्परेचर एटीएम यानी कि प्रेशर केल्विन में या फिर डिग्री सेल्सियस में लिखा सकते हो, या फिर कैटलिस्ट को भी दिखा सकते हो, या तो ऊपर या तो नीचे। आगे आएगा, मैं दिखाऊंगा कैसे दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो, कभी कभी हम जब रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल कहने का मतलब है जैसे हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो H2O गैस बन गया, अब ये वापस से हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेट नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला रिएक्शन लगाएंगे, इसको कहते हैं इरिवर्सिबल, यानी ये बैक नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी रिएक्शन हैं जिसको हमने एक बार रिएक्ट कराया तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वापस से छोड़ दिया तो वो वापस से हमारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि वो पीछे आ सकता है रिएक्शन। तो उसके लिए हम इस एरो का इस्तेमाल करते हैं। ये एरो का मतलब है रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि जो हमने प्रोडक्ट को बनाया है वापस से उसको हम सेपरेट करके हमारा रिएक्टेंट वापस से पा सकते हैं। क्लियर है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे कुछ रिएक्शंस के टाइप, जैसे उन रिएक्शंस में सबसे जो पहला टाइप है उसको कहते हैं आयनिक इक्वेशन, ठीक है। अभी जो हमने यूज़ किया है उसमें एलिमेंट या फिर कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं। अब कह रहा है कि ऐसा इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, जिसमें आप कंपाउंड या एलिमेंट के अलावा अगर आयंस के फॉर्मेट में एलिमेंट लेते हो देन उस इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे हमने जिंक ले लिया और यहाँ पे कॉपर का आयन ले लिया, ठीक है, इसको मिलाया तो जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया और कॉपर जो है वो एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ हमने आयन के फॉर्मेट में कॉपर को यूज़ किया, इसलिए इस इक्वेशन को हम आयनिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। कैसे बोलोगे, सच एन इक्वेशन विच कंटेन्स नॉट ओनली एटम एंड मॉलिक्यूल्स बट आल्सो कंटेन आयंस एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड आयनिक इक्वेशन, यानी ऐसा इक्वेशन
जिसमें सिर्फ एटम या फिर मॉलिक्यूल्स नहीं हैं बल्कि आयंस के फॉर्मेट में हमारा एलिमेंट है और वो एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहा है उस रिएक्शन में, देन उस इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन कहेंगे। और आपके सामने एग्जांपल है ZnCu प्लस Zn2 प्लस एंड Cu। ठीक है, ऐसे ही कॉपर को हम सिल्वर के साथ भी ले सकते हैं, सिल्वर आयन है ये, तो Cu प्लस 2Ag प्लस एरो Cu2 प्लस 2Ag। यहाँ पे हमने सिल्वर को लिया था, अब ये कॉपर आयन में कन्वर्ट हो गया और सिल्वर एलिमेंट में हमारा सिंपल कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे इक्वेशन को कहते हैं आयनिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। हालांकि इसके पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पर अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन होता है वो बेसिक जो उसका टाइप है वो कैसा कैसा होता है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो साइंस पढ़ने का यही तो फ़ायदा है कि ज़्यादातर चीज़ें उसके नाम में ही सारी चीज़ें छुपी होती हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी यहाँ कोई चीज़ें हमने कंबाइन किया होगा। अब आप खुद सोचो, रिएक्शन हो रहा है तो क्या चीज़ें कंबाइन कर सकते हैं, तो रिएक्टेंट को कंबाइन कर सकते हैं। तो कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर कोई सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमने कार्बन को ले लिया, ये सॉलिड फॉर्मेट है, देखो ये हमने क्या किया, अब इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए यहाँ S का इस्तेमाल किया है, यहाँ G का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो हमने कार्बन को सॉलिड के फॉर्मेट में लिया, उसके साथ गैस मिला दिया तो ये बन गया CO2 गैस। अब ये गैस के फॉर्मेट में ही मिला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होते हैं ना, ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। पहला जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये कहता है कि जब दो एलिमेंट को आपस में कंबाइन करो। ठीक है, पहला टाइप कौन सा है, कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स, यानी जब दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और उससे प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जब दो एलिमेंट रिएक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एलिमेंट नहीं होगा, वो कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर है, जैसे हमने Mg ले लिया, उसके साथ ऑक्सीजन मिला दिया तो ये 2Mg हो गया। ठीक है, तो ये Mg हुआ ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यानी कि मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया और ये हमारा एलिमेंट से अब किस में बन गया है, कंपाउंड। तो देखो एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, इसको मिला के हमने कंपाउंड बना लिया, तो इसको कहेंगे कॉम्बिनेशन इक्वेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। ऐसे ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ले सकते हो तो H2O बना सकते हो। तो दो अलग अलग एलिमेंट को मिला के हमने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया। क्लियर है, तो इसको कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। ठीक है, अगला टाइप है कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 कंपाउंड, यानी कि अलग अलग कंपाउंड को जब हम कंबाइन करके एक केमिकल रिएक्शन कराते हैं इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 कंपाउंड। जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया और CO2 ले लिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी एक कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि कैल्शियम और ऑक्सीजन से बना है, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब जब इसको कंबाइन किया तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया CaCO3, यानी 2 कंपाउंड मिलके भी एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को कहेंगे कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 कंपाउंड, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन इनके बीच में 2 कंपाउंड का कॉम्बिनेशन हो रहा है। क्लियर है, ऐसे ही NH3 है और HCl, ये भी अलग अलग कंपाउंड है, मिलके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, इसको भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पे अमोनिया हमने ले लिया और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ले लिया, तो यहाँ भी अमोनिया को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया तो अमोनियम सल्फेट बना लिया, NH4 का ट्वाइस और SO4। अच्छा, ये इक्वेशन बनते कैसे हैं इसको भी सीख लीजिए। देखो इसमें से हाइड्रोजन जो है क्या करेगा, एक हाइड्रोजन इसको ले लेगा, सॉरी NH3 है ना, हाँ ठीक है, और इसमें से Cl जो है इसके साथ कंबाइन होगा तो ये बन जाएगा NH4Cl। तो ये H जुड़ा तो 4H हो गया और Cl जुड़ गया इसके पीछे। फिर देखो यहाँ अमोनिया है ना, तो इसमें से एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो NH4 हो जाएगा, और SO4, अब ध्यान देना SO4 पे 2 माइनस होता है। ठीक है, और NH4 जो हम लोग NH4 लिखते हैं, एक पे 1 प्लस होता है, इस पे SO4 पे 2 माइनस होता है, तो यहाँ का 2 माइनस इसके साथ चला आएगा और यहाँ का 1 प्लस इसके साथ चला आएगा। तो बेसिकली एक को नहीं लिखते हैं तो ये बन जाता है NH4 का ट्वाइस SO4, तो वही कंपाउंड को यहाँ लिखा गया है। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अगला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एन एलिमेंट एंड कंपाउंड, यानी अब जो कॉम्बिनेशन है वो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक कंपाउंड लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक एलिमेंट लिया है ऑक्सीजन को, इन दोनों को रिएक्ट कराया तो ये बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। ठीक है, तो हमने देखा ये कंपाउंड एक एलिमेंट को मिला के हमने क्या बना दिया, CO2 गैस बनाया। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा, तो ध्यान देना, इसमें से ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ मिल गया होगा और ये कार्बन 2 है ना, तो ये मिलके बेसिकली CO2 गैस बना लिया होगा। ऐसे यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड है और इसको हमने ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन गया।
ठीक है। तो यहाँ भी हमने कंपाउंड और एक एलिमेंट मिला के क्या बनाया, कंपाउंड बनाया। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो 3 तरीके का कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा हमने। पहला कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड, और एक देखा कॉम्बिनेशन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड।